नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने वाली फैक्ट्री है और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की मांग सुनी है। दरअसल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि 26/11 के हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को यह दिखाने के लिए पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था। वही दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने वाली फैक्ट्री है। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कम होते रहे हैं। वही 2014 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले 2014 के बाद के वर्षों की तुलना में कम हुए हैं। वही संघर्ष विराम के बाद मैंने मांग की थी कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा करे। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की मांग सुनी है और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर वे हमारी सलाह पर विचार करते हैं तो कई समस्याओं का समाधान एक साथ मिलकर किया जा सकता है। अब खबर श्रीनगर से है, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की कोई खबर सामने नहीं आई है। इन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी सीमा या एलओसी पर कहीं से भी सीज फायर उल्लंघन की कोई खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिर डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आने के बाद हम मुआवजा पैकेज तैयार करेंगे और जहां भी केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी हम मांगेंगे। इससे पहले भी सांसद हमले के बाद ऑपरेशन परिक्रमा के बाद संसद के कुछ प्रतिनिधिमंडल कई देशों में भेजे गए थे और आज भी दूसरे महत्वपूर्ण देशों के सामने भारत का पक्ष रखने का यह एक अच्छा अवसर है। सभी प्रमुख दलों के नेता इस प्रतिनिधिमंडल में होंगे और वहां जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। फिलहाल वहाँ सीज फायर बना हुआ है। कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की। फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे, जो बाकी हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी हम मरकज़ से मांग लेंगे। खबर कुपवाड़ा से है, जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का दौरा है, जहां पे तंगधार सीमा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, जहां पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलीबारी का उन्होंने जायजा लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर का दौरा किया और उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उपराज्यपाल ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। आपका केदारनाथ से है, जहां केदारनाथ में एम्स हॉस्पिटल के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जब मरीज को लेने गया था हेलीकॉप्टर, जो सभी यात्री हैं सुरक्षित, वह हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा हुआ है क्षतिग्रस्त। डिसबैलेंस होने की वजह से हुआ है क्षतिग्रस्त। वह हेलीकॉप्टर को करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको केदारनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपको ये भी बता दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर यात्रियों का लगातार आना लगा हुआ है। उसी के चलते केदारनाथ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां केदारनाथ में एम्स हॉस्पिटल का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो बताया जा रहा है कि मरीज को लेने गया था यह हेलीकॉप्टर, जहां सभी यात्री इसमें सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जहां डिसबैलेंस होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं हेलीकॉप्टर की करनी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको केदारनाथ से बताई जा रही है।
अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो दहिसर के मस्जिदों से हटाए जाएंगे अवैध लाउड स्पीकर। जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस को सौंपा है ज्ञापन, जहां गणेश खानकर बोले हैं कि कानून सभी के लिए समान है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन कर बीजेपी करेगा। वहीं उत्तर मुंबई से बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ बीजेपी नेता किरीट सोमैया के नेतृत्व में दहिसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और एसीपी से मुलाकात की और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मस्जिदों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर्स को हटाने की मांग को लेकर एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये लाउड स्पीकर्स नियमों के विरुद्ध लगाए गए हैं और इससे क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता गणेश खनकर ने कहा कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया है और अवैध लाउड स्पीकर को जल्द हटाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वही नियम सभी धर्मों के लिए समान है और कोई भी धार्मिक स्थल अगर कानून के दायरे से बाहर जाकर लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहा है तो उसे हटाया जाना चाहिए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन द्वारा इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। वही पुलिस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बदलते हालात में अब मस्जिदों के ऊपर जिस तरह के भोंगे लगाए जाते थे, वॉइस पोल्यूशन होता था, इसके खिलाफ बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज आप देख रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया जी आज दहिसर पुलिस स्टेशन में यहाँ पर आए। उन्होंने पुलिस स्टेशन के सीनियर और एसीपी को एक निवेदन दिया है। इसमें जो जो कानून के तहत अगर नियम पास हुए उन सारे नियमों के तहत ये सारे भोंगे बंद होने चाहिए। उन्हें जितनी परमिशन दी गई है उतने के ही वहां पर बॉक्स लगे, इस तरह की उन्हें सूचना की, उन्हें विनती की। और किरीट भाई का जो स्वभाव है कि किसी विषय को हाथ में लेने के बाद उस विषय को वो समाप्त करने तक उसका फॉलोअप करते हैं। मुलुंड में जो हुआ, ईशान्य मुंबई में जो हुआ, मुंबई के शहरों में जो हुआ, वह दहिसर में होगा, इस तरह का आश्वासन हमें दहिसर के सीनियर ने दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आज किरीट भाई यहाँ पर आने के बाद कल से यहाँ पर दहिसर पुलिस स्टेशन के परिसर में जितने भी मस्जिद है वे नमाज पढ़े, नियम के अनुसार वे बॉक्स लगा कर करे, होंगे यहाँ से बंद हो गए। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस इस कार्रवाई बदलते हालात। अब ठाणे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने शिकल गिरोह का गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें चेन स्नैचिंग से लिप्त 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 36 लाख के गहने और वाहन बरामद किए गए हैं। ठाणे नवी मुंबई में 29 अपराधों का खुलासा हुआ है। दरअसल ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ईरानी और शिकलगर गैंग के 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी चेन स्नैचिंग, डकैती, मोटर वाहन चोरी और सेंधमारी जैसी गंभीर वारदातों के लंबे समय से सक्रिय थे। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 36,29,725 रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 6 4-पहिया वाहन बरामद किए हैं। शिकलगर गिरोह के ये सदस्य ठाणे और नवी मुंबई क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। यूनिट 3 कल्याण की टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इनकी पहचान कर इन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में वसीम यूसुफ अली सैयद उर्फ वसीम काला, कौसर यूसुफ अली जाफरी उर्फ बुशी, शिव सिंह, अमीर सिंह बाबरी और पूनम कौर अमीर सिंह बाबरी शामिल हैं। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त उमर सिंह की जाधव और एसीपी शेखर बागड़े के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजीत शिंदे के नेतृत्व में की गई। पूछताछ में सामने आया कि इन आरोपियों ने ठाणे और नवी मुंबई पुलिस क्षेत्र में कुल 29 आपराधिक घटनाएं को अंजाम दिया है। इनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं और आगे की जांच जारी है। अब अगली खबर शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी है, जहां पर उन्होंने दीदियों से मुलाकात की है और आजीविका मिशन से महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि असम में स्वयं सहायता समूहों का शानदार कार्य हो रहा है, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चौहान ने सराहा है। दरअसल असम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के नागाव जिले में आजीविका मिशन के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और उनके कार्यों की सराहना की है।
उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने स्वयं सहायता समूह की दीदियों से मुलाकात की। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में राज्य में आजीविका मिशन का कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने बताया कि लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि गांव समाज में भी बदलाव की प्रेरणा बन रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में उन्हें और अधिक सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिनमें उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को बताया गया है। बहुत खुशी है बताते हुए कि आज मैंने यहाँ आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदियां हैं उनसे मुलाकात की। नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है ये दीदियां। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आसाम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनके मार्गदर्शन में यहां आजीविका मिशन NRLM का काम बहुत अच्छा चल रहा है। यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि 3 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह से लाखों दीदियां जुड़ी हुई है और 8 लाख से ज्यादा दीदियां लखपति बन गई, मतलब 1 लाख रुपया वार्षिक पर ईयर से ज्यादा। बहुत खुशी है बताते हुए कि आज मैंने यहां आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदियां हैं उनसे मुलाकात की। नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है ये दीदियां। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के दौरान भावुक होकर कहा कि हरियाणा के युवा देश सेवा में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा से सबसे ज्यादा युवा भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे गांव में युवा माताएं, बहनें और बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद ही देशभक्ति के इस माहौल को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है। मुख्यमंत्री सैनी ने यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा देश के प्रति सम्मान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि एक बच्चा, महिला और युवा इस यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति की भावना को और मजबूत बना रहे हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, एकता और शौर्य का संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा युवा सबसे ज्यादा हरियाणा से इस भारत भूमि की सेवा में लगा हुआ है, सेना में है और गांव-गांव में जो हमारे वीर सैनिक परिवारों के मेंबर्स हैं और जो हमारे गांव का यूथ है, युवा है, हमारे गांव की माताएं, बहनें हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का सहयोग इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भाव, प्रगाढ़ता का वो माहौल वो बनता है और सब इसके अंदर पूरे गांव ने, आज गुआवी गांव में मैं आया हूं, एक बच्चा आज इस यात्रा के अंदर था, एक महिला, एक बुजुर्ग, एक युवा साथी आज इस यात्रा में शामिल था। बिल्कुल, क्योंकि अब खबर महाराजगंज से है, जहां सेना के शौर्य पराक्रम पर निकाली गई है तिरंगा यात्रा, जो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में यात्रा निकाली गई है। जहां सांसद पंकज चौधरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया है हिस्सा, जहां सैकड़ों छात्र और आम जनता भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं।
यात्रा में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जहां महाराजगंज से भी अब एक खबर सामने आई है, जहां सेना के शौर्य पराक्रम पर निकाली गई है तिरंगा यात्रा, जो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में यात्रा निकाली गई है। इसमें यात्रा में सांसद पंकज चौधरी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है और सैकड़ों छात्र और आम जनता भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं यात्रा में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी हैं। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो नीतीश कुमार ने मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन किया है, जब पटना स्टेशन क्षेत्र में पैदल यात्री सबवे शुरू किया गया है। जब सम्राट चौधरी ने स्मार्ट सिटी विकास को सराहा है और नई पार्किंग सुविधा से ट्रैफिक जाम कम होगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पटना जंक्शन क्षेत्र और जीपीओ परिसर में विकसित मल्टी मॉडल हब पार्किंग और पैदल यात्री सबवे के प्रवेश बिंदु का उद्घाटन किया है। बता दें कि यह परियोजना पटना की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास के तहत ऐसी आधुनिक सुविधाएं आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाती हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार की दूरदृष्टि और समर्पण का परिणाम है, जो राजधानी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस हब के माध्यम से पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता मिलेगा, साथ ही स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपका खबर श्रावस्ती जिले से है, जहां पर जिले के पुलिस विभाग में एक बार फिर फेरबदल किया गया है, जिसमें 6 निरीक्षकों का तबादला हुआ है। अखिलेश पांडे बने हैं कोना थाने के नए प्रभारी और अश्वनी दुबे को भेजा गया है पुलिस लाइन। भानु प्रताप सिंह को मिला है थाना AHT का प्रभार और मोहम्मद दानिश आजम भेजे गए हैं विवेचना सेल। राजकुमार सरोज को कोतवाली भिनगा की जिम्मेदारी दी गई। वहीं शैलकांत उपाध्याय को थाना सिरसिया की कमान दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रावस्ती जिले से बड़ी खबर आपको बता दें, जो जिले के पुलिस विभाग में एक बार फिर से फेरबदल किया गया है, जिसमें 6 निरीक्षक उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है, जिसमें अखिलेश पांडे बने हैं कोना थाना के नए प्रभारी और अश्वनी दुबे को भेजा गया है पुलिस लाइन। वहीं भानु प्रताप सिंह को मिला है थाना AHT का कार्यभार और मोहम्मद दानिश आजम भेजे गए हैं विवेचना सेल। वहीं राजकुमार सरोज को कोतवाली भिनगा की जिम्मेदारी दी गई है और शैलकांत उपाध्याय को थाना सिरसिया की कमान सौंपी गई है। और अब अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जब दबंग युवक ने छात्रा के साथ मारपीट की है। जब युवक ने कॉलेज प्रांगण में छात्रा को पीटा है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले से दबंग युवक द्वारा छात्रा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने कॉलेज प्रांगण में छात्रा को पीटा है और इस दौरान छात्रा चिल्लाती रही और दबंग युवक द्वारा पीटा गया। युवक एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता रहा और छात्रा अपने आप को बचाने की गुहार लगाती रही। वहीं एक युवक ने बीच में घुसकर छात्रा को बचाया और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यह पूरा मामला थाना नई मंडी क्षेत्र के SD डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है। आज के जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। और ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की नीति में कई अप्रत्याशित बदलाव आए हैं, जिससे रूस और भारत जैसे देशों को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद फैलाने के बावजूद IMF से सहायता मिलती रही, जबकि भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के समय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर भारत के साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ चाइना और तुर्की की तरफ से आतंकवाद के समर्थन में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा था।
वहीं अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी और जयशंकर मुत्ताकी की बातचीत इसी नई भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ये पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया है। तो चलिए इस बातचीत के क्या मायने हैं जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया। इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा। और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी IMF की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी भू राजनीतिक रणनीति में नई सोच और नए रास्ते अपना रहा है। तो देखना होगा कि इस नई दिशा में भारत को कितनी सफल। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया।
इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी IMF की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी भू राजनीतिक रणनीति में नई सोच और नए रास्ते अपना रहा है। तो देखना होगा कि इस नई दिशा में भारत को कितनी सफल। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता। सब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।